नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस सिविक्स का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है द यूनियन एग्जीक्यूटिव। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए, द यूनियन एग्जीक्यूटिव का ये दूसरा वीडियो है, शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का क्या काम होता है ये देखा। अभी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, जो पूरा ग्रुप होता है बाकी मंत्रियों का, तो उनका क्या काम होता है वो देखेंगे। द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। हमने देखा है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं। वो देश के सर्वोच्च पद पर होते हैं, देश के प्रमुख होते हैं। However, in reality, his powers are nominal and the Prime Minister along with his Council of Ministers is responsible for the administration. देखिए, कहने के लिए तो राष्ट्रपति जी के नाम पर सारा काम होता है, लेकिन असल जो पावर्स होते हैं, अधिकार जो होते हैं, वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के हाथों में होते हैं। वो देश को चलाते हैं। We will now see the role and functions of the Prime Minister. अभी हम हमारे भारत के प्रधानमंत्री का क्या काम होता है, कैसी भूमिका होती है देश को चलाने में, वो हम देखेंगे। The party which attains a majority in elections nominates their leader as the Prime Minister. देखिए, जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी प्राप्त होती है लोकसभा में, देखिए दोनों हाउसेस में गवर्नमेंट स्थापन करने के लिए, सरकार को स्थापन करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती। केवल लोकसभा में मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। मेजॉरिटी यानी 50% से ज़्यादा सीट्स, यानी टोटल 543 सीट्स है लोकसभा में, तो 272 से ज़्यादा सीट्स जिस भी पार्टी को मिलेगी वो पार्टी चुनेगी प्रधानमंत्री कौन होगा। The Council of Ministers is then formed of trustworthy colleagues from within the party. फिर मंत्रिमंडल जो होते हैं, अलग अलग मंत्रियों की टीम जो होती है, वो प्रधानमंत्री चुनते हैं अपने जो मेंबर्स है, उनके जो भरोसेमंद मेंबर्स है उनमें से। The Prime Minister and the Council of Ministers must be members of the Parliament. प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, सारे मंत्री और प्रधानमंत्री सभी के सभी पार्लियामेंट के मेंबर्स होना आवश्यक है, संसद के मेंबर होना आवश्यक है। या तो वो लोकसभा के मेंबर्स होनी चाहिए या फिर राज्यसभा के मेंबर्स होनी चाहिए। इन केस दे आर नॉट मेंबर्स, दे आर रिक्वायर्ड टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। अगर कोई मंत्री अगर सांसद नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो उन्हें मंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। या तो लोकसभा में से उन्हें चुनकर आना पड़ेगा या फिर राज्यसभा में से उन्हें चुनकर आना पड़ेगा। द गवर्नमेंट इन रियलिटी इज रन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। असल में जो है सरकार किसके द्वारा चलाई जाती है, शासन कौन चलाता है, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। This means that the real executive powers are vested in the prime minister and the council of ministers. इसका मतलब क्या है, असल एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के असल अधिकार जो होते हैं, यानी देश चलाने के, काम करने के अधिकार जो होते हैं, वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के हाथों में होता है। फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट, अभी प्रधानमंत्री जी के क्या काम होते हैं वो देखेंगे। द फर्स्ट है, द फोरमोस्ट टास्क ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज टू फॉर्म हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सबसे पहला, शपथ ग्रहण करने के बाद सबसे पहला काम कौन सा होता है, प्रधानमंत्री जी का अपना मंत्रिमंडल बनाना। कौन सा मंत्रालय किसको देना है, वो मंत्रियों को चुनना। While doing this, the Prime Minister gives priority to trustworthy colleagues while considering their administrative experience, governance skills, efficiency and technical expertise. अभी मंत्री बनाते समय प्रधानमंत्री क्या किस बातों पर ध्यान देते हैं, क्या वो भरोसेमंद है, अच्छा टीम वर्क कर सकता है, क्या उनका काम करने का अनुभव अच्छा है, क्या उन्होंने अच्छा काम किया है पास्ट में, उनका
मंत्रालय, वो जो मंत्री बन रहे हैं उसका मंत्रालय, वो डिपार्टमेंट क्या ठीक से चला सकते हैं, वो क्या अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, और क्या उन्हें उस विषय का नॉलेज है कि नहीं। यानी अगर फाइनेंस मिनिस्टर है, अर्थ मंत्री, तो उन्हें फाइनेंस, इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर डिफेंस मिनिस्टर है तो उन्हें डिफेंस के बारे में, सेना हमारी क्या होती है क्या नहीं, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब पता होना चाहिए। आफ्टर डिसाइडिंग अपॉन द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स पोर्टफोलियोज टू देम। जब मंत्रिमंडल चुना जाता है तब बाद में प्रधानमंत्री हर एक मंत्री को उनका पोर्टफोलियो यानी उनका खाता देते हैं। खाता यानी उनका डिपार्टमेंट कौन सा होगा, किसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए, किसको फाइनेंस मिनिस्ट्री दी जाएगी, किसको डिफेंस मिनिस्ट्री दी जाएगी, किसको होम मिनिस्ट्री दी जाएगी, किसको फॉरेन मिनिस्ट्री दी जाएगी, ये सब डिसाइड किया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिमंडल के प्रमुख होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर चेयर्स ऑल द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रियों की जो भी सभाएं होती है, मीटिंग्स होती है मंत्रिमंडल की, उसके कौन होते हैं प्रमुख? प्रधानमंत्री होते हैं। आफ्टर एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज, द प्राइम मिनिस्टर हैज टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, facilitate cooperation among departments, supervise the working of these departments in order to maintain efficacy and efficiency etc. प्रधानमंत्री जी का क्या काम होता है? जब सभी मंत्रियों को अपने अपने खाते, डिपार्टमेंट्स दिए जाएंगे, तब सभी के बीच में परस्पर सहयोग होना चाहिए। नहीं तो एक मंत्री कह रहा है पूरब को जाना है, दूसरा मंत्री जा रहा है पश्चिम की तरफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग जो है मिलजुल कर काम करने के लिए उनके बीच में तालमेल, सभी मंत्रियों के बीच में तालमेल जमाना और उनके सभी पर निगरानी का निरीक्षण करना, उनका सुपरवाइज करना, क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। The Prime Minister also has various other responsibilities such as to raise the image of the country in the international arena and work towards achieving a favorable opinion globally, to develop trust among people and to provide strong support to people who are victims of any disaster. देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये भी काम होता है कि अलग अलग जिम्मेदारियां निभाना, वो तो काम होता ही है। उसके अलावा विदेशों में, बाकी देशों में हमारे देश की प्रतिमा, हमारे देश की इमेज अच्छी करना। जो हमारे अभी के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो बहुत अच्छे तरीके से, हमारे देश का प्रतिष्ठा, इज्जत बहुत बढ़ चुकी है जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। इंटरनेशनली हमारा बहुत ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट देने लगे हैं। फिर जो है भारत के लिए अच्छा ओपिनियन करना लोगों के बीच में, जो विदेशी लोग हैं, और हमारे जो लोग हैं उनको सपोर्ट देना। अगर कोई डिज़ास्टर हुआ है, कोई बुरी दुर्घटना हुई है, जैसे भूकंप हो गया या फिर कोरोना चल रहा है अभी, वैसे कोई दुर्घटना हो गई, तो उन्हें अर्जेंट मदद करना, जैसे पैसे की मदद वगैरह। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने PM केयर्स फंड किया है ना, तो वैसे। फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी मंत्रिमंडल, बाकी मंत्रियों का क्या काम होता है? 1. In a parliamentary form of government, the Council of Ministers takes initiative in the process of law making. क्या होता है मंत्रियों का काम? एक तो पहला काम उनका ये भी होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म में हमारी जो है संसदीय प्रणाली है, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये जो है मंत्रियों का काम ये भी होता है कि लॉ मेकिंग यानी कानून बनाने में, अधिनियम बनाने में सहायता करना। द स्कीम, पॉलिसी, प्लान्स एक्सेट्रा आर ड्राफ्टेड एंड डिस्कस एंड देन इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस। मंत्री क्या करते हैं? पहले प्रधानमंत्री के साथ और बाकी मंत्रियों के साथ जो भी नीतियां अपनानी है, जो भी स्कीम्स अपनानी है, जैसे उज्ज्वला योजना हो गई सिलेंडर के लिए, ऐसे बहुत सी योजनाएं हैं। हर घर जल जो है, हर घर में नल का पानी सप्लाई करने का जो अभी योजना चल रही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव-गांव में सड़क लेकर जाना, रोड्स बनाना, तो ये सब जो है वो उस रिलेटेड डिपार्टमेंट के जो मंत्री होते हैं वो अपने प्रधानमंत्री के साथ डिस्कस करते हैं और उसके बाद वो हाउस में लाए जाते हैं। हाउस में यानी पार्लियामेंट में, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिस्कसेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिफोर मेकिंग डिसीजन। देखिए,
मंत्रिमंडल जो है पूरा कोई भी निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल आपस में डिस्कशन करता है, पूरा विचार विमर्श करता है और बाद में सारे मंत्री आपस में डिस्कस करने के बाद इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री वो निर्णय लेते हैं। सेकेंड, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, फॉरेन रिलेशंस among others are subjects upon which the Council of Ministers has to decide specific policies or direction of work। जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय कौन सा है? शिक्षा मंत्री होते हैं, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, किसान, खेती के मंत्री होते हैं, कृषि मंत्री। फिर इंडस्ट्री यानी जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, अलग अलग कारखाने, फैक्ट्रीज ओपन करना वगैरह। हेल्थ मिनिस्टर होते हैं अलग अलग, अभी तो कोरोना में उनको काफ़ी काम है हेल्थ मिनिस्टर को। फिर फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन मिनिस्टर या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स कहा जाता है उन्हें। तो अभी के जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है जिनका नाम एस जयशंकर है, बहुत ही टैलेंटेड है वो, तो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो ये सब जो है अच्छे तरीके से आपस में डिस्कस करके तालमेल रख के काम करते हैं। द पार्लियामेंट नीड्स टू बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस अबाउट द पॉलिसी डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट। जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, नीतित्मक निर्णय, उनको पार्लियामेंट को बताना पड़ता है कि हम ये निर्णय ले रहे हैं या फिर हमने ये निर्णय लिया है। लेने से पहले बताना पड़ता है मोस्टली, और उन्हें बाकी विपक्ष के अपोजिशन पार्टी को भी बताना पड़ता है, भरोसे में लेना पड़ता है। Therefore, the ministers of respective departments lay their policy plans in the house to bring about a discussion on it। तो कोई भी मंत्री जो होते हैं पहले जो है नीतियाँ, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गई तो बजट पेश किया जाता है पार्लियामेंट में हर साल। फिर दूसरे मंत्री भी होते हैं, जैसे गडकरी जी है हमारे, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, रोड बनाने वाले, उन्हें वो तो इतने इफिशिएंट है हमारे गडकरी जी मिनिस्टर, नागपुर से है, उनको इतने ज़बरदस्त रोड बनाते हैं, फास्ट, और पूरे देश भर में रोड्स का नेटवर्क बनाया उन्होंने कि उन्हें गडकरी नहीं कहते, रोड करी कहते हैं। तो ये सारे मिनिस्टर्स जो है पॉलिसी प्लान्स बनाते हैं और वो पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट करनी है उसके बारे में हाउस में यानी लोकसभा में या राज्यसभा में, पार्लियामेंट में डिस्कशन करते हैं। थर्ड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी इज द फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कोई भी नीति अगर बनाई है, कोई योजना बनाई है, जैसे आयुष्मान भारत योजना वगैरह, कोई योजना बनाई है सरकार द्वारा, तो उसको इम्प्लीमेंट करना उस मंत्री का काम होता है। जैसे आयुष्मान भारत योजना जो है हमारे प्रधानमंत्री ने घोषित की थी, वो किससे रिलेटेड है? हेल्थ से रिलेटेड है। हेल्थ में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है, सर्जरी करनी पड़ती है, तो उन्हें पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, तो वो हेल्थ से रिलेटेड है, तो वो हेल्थ मिनिस्टर काम देखते हैं उसका। ऐसे हर एक मिनिस्टर जो है वो, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, गांव तक सड़क ले बनाने की, तो वो कौन से मंत्री देखेंगे? रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, जैसे जो गडकरी जी है। वंस द पार्लियामेंट अप्रूव्स द लॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इम्प्लीमेंट्स देम। हमने देखा है पार्लियामेंट में क्या होता है, लॉ बनाए जाते हैं, कानून अधिनियम बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में। जब पार्लियामेंट में लॉ बनाया जाता है तब उनको लागू करना, उनके अनुसार काम करना, ये कौन करता है काम? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल करते हैं। डू यू नो, हैव यू हर्ड अबाउट जंबो मिनिस्ट्री? देखिए, पहले जो है हमारे देश में बहुत बड़े बड़े मंत्रिमंडल होते थे, बहुत बड़े, यानी 100 मंत्री होते थे। टोटल मेंबर्स है लोकसभा के 543 और उसमें 100 जन मंत्री है, तो ये इसे जंबो मिनिस्ट्री कहते थे। तो जब कोएलिशन गवर्नमेंट होती है यानी गठबंधन सरकार जब बनती है, तब सभी बहुत से 4-5 पार्टियां मिलकर जो है सरकार बनाती है। किसी अगर एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, अगर गठबंधन सरकार बनती है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी झगड़ती है कि हमें भी मंत्रालय दीजिए, हमें भी मंत्री बनाइए, हमें भी मंत्री बनाइए। तो इतने सारे पार्टीज जब एकत्रित आते हैं तब हर किसी को मंत्रालय बांटते समय क्या करना होता है, वो मंत्रिमंडल बहुत बड़ा हो जाता है, तो खर्चा बहुत बढ़ता है सरकार का, क्योंकि हर एक मंत्री को गाड़ी दी जाती है, उसका ऑफिस होता है अलग अलग, तो उनको स्पेशल कुछ सुविधाएं होती है। तो इससे कहा जाता था, कुछ एक समय था कि जंबो मिनिस्ट्री बनती थी, बहुत बड़े मंत्री, 100 मंत्री होते थे हमारे देश में।
लेकिन हमारे अभी के जो प्रधानमंत्री उन्होंने, उनका स्लोगन ही है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी सरकार छोटी होगी, कम मंत्री होंगे ताकि खर्चा बच सके, और मैक्सिमम गवर्नेंस यानी सरकारी काम जो है वो तेजी से होगा। दिस रेफर्स टू ह्यूज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बहुत बड़ा मंत्रिमंडल बनाया जाता था पहले। देयर वॉज अ ट्रेंड टू कीप लार्जर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन आवर कंट्री, बहुत 100 मंत्री बनाए जाते थे और उनका खर्चा वगैरह उसी में हमारे देश का पैसा जाता था, बर्बाद होता था। लेटर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज मेड टू लिमिट द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बाद में हमारे संविधान में बदलाव किया गया और ये अधिनियम कानून बनाया गया कि जो मंत्रिमंडल होगा वो छोटा होगा, उस पर कोई लिमिट होगी। क्या लिमिट होगी, कैसे डिसाइड किया जाएगा कितने मंत्री होंगे? As per this amendment, the number of ministers in the council should not be more than 15% of the total number of members in the लोक सभा। उन्होंने क्या कहा उस अधिनियम में, कानून में ये कहा कि लोकसभा के जितने टोटल मेंबर्स है उसके 15% से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए, यानी मंत्री नहीं होने चाहिए। तो 15% टोटल, अभी लोकसभा में 543 मेंबर्स है, तो उसके 15% यानी 81.45 होता है, वो नियरली 81 से ज़्यादा मंत्री नहीं होने चाहिए, ऐसा ये लॉ बनाता है। तब से थोड़ा मंत्रिमंडल छोटा होना शुरू किया और खर्चा बचने लगा हमारे देश का। जब लोकसभा की सीट्स बढ़ेगी फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में बढ़ाने का है संभावना, ताकि और बेहतर काम कर सके लोकसभा और लोगों को ज़्यादा वॉइस मिल सके, आवाज़ उनका उठाया जा सके लोगों को, इसके लिए फ्यूचर में बढ़ाने के प्लान हैं, तो उस समय बढ़ाया जा सकता है। हाँ, पिछले नियरली 1975 से हमारे लोकसभा के सीट्स उतने ही हैं, तो अभी बढ़ाने का चल रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी बढ़ने चाहिए, विच इज़ अ सिंबल ऑफ गुड डेमोक्रेसी। हाउ डज द पार्लियामेंट कीप अ चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव? अभी यहाँ पर ये पूछा है कि पार्लियामेंट, संसद जो है वो एग्जीक्यूटिव कर, यानी सरकार पर, गवर्नमेंट पर कैसे चेक रखती है, यानी कैसे उनको कंट्रोल में रखती है, कोई भी मनमानी कैसे नहीं कर सकता। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर ट्राइज टू कीप कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, दैट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री सिस्टम में, संसदीय प्रणाली में हमारे जैसी, उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, लेजिस्लेचर जो है यानी संसद जो है, वो गवर्नमेंट पर, सरकार पर कंट्रोल रखती है, ताकि एग्जीक्यूटिव पर यानी मंत्रिमंडल पर। द कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड इन द लॉ मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड इवन आफ्टर दैट। तो ये कंट्रोल कैसे किया जाता है? लॉ मेकिंग द्वारा। विपक्ष के भी लोग विरोध करते हैं, अगर कोई बुरा लॉ लाया जा रहा है या फिर कोई फॉल्ट्स है उसमें, डिफेक्ट्स है, तो वो उसमें बेहतरी सुझाई जाती है विपक्ष द्वारा। और जो भी नीतियां हैं सरकार द्वारा लाई जा रही, उसमें अगर कोई खोट हो, यानी कोई गलत हो कोई नीतियां, देखिए इंटेंशनली तो बहुत कम बार होता है, लेकिन अगर अनइंटेंशनली भी कोई गलती हो तो वो विपक्ष बताते हैं। इस तरीके से पार्लियामेंट का कंट्रोल रहता है। अ फ्यू वेज ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, और किस तरीके से पार्लियामेंट कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव पर? फर्स्ट, डिस्कशंस एंड डिबेट्स। डिबेट एंड डिस्कशंस अमंग द मेंबर्स ऑफ द हाउस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसेस। किसी भी निर्णय के ऊपर पार्लियामेंट में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें चर्चा की जाती है। और लोकसभा और राज्यसभा का जब सेशन चल रहा होता है, यानी उसमें जब अधिवेशन चल रहा होता है, लोकसभा और राज्यसभा में जब चर्चाएं चल रही होती है, तो सीधा उसका लाइव टेलीकास्ट टीवी पर दिखाई देता है, ताकि लोग भी जान सके कि हमारे जो मंत्री है, हमारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या निर्णय ले रहे हैं। पूरे देश देख सकता है, ताकि पूरे देश को पता चले। लोकसभा नाम के चैनल पर लोकसभा का प्रसारण होता है और राज्यसभा नाम के चैनल पर राज्यसभा का प्रसारण होता है। These debates discussions help the members to scrutinize the policy proposals and laws and point out the shortcomings. इसमें चर्चाएं होती है, डिबेट्स होते हैं, तो उसकी मदद से
उसको सही किया जाता है, उसमें जो भी गलतियां हैं, जो भी कमतरता है वो ठीक की जाती है चर्चाओं द्वारा। जब चर्चा की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा की जाती है, तब बेहतर होते जाता है। कोई भी लॉ हो गया, कोई भी पॉलिसी हो गई। दीज डिस्कशंस आर इसेंशियल फॉर क्रिएशन ऑफ हेल्दी लॉज। जब चर्चाएं होंगी, तब जब ज़्यादा लोग उसके बारे में सोचेंगे, चर्चा करेंगे, तब किसी भी लॉ मेकिंग में डिफेक्ट्स कम होंगे। ठीक है। क्वेश्चन आवर। ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री सेशंस द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस begins with the questions asked by the members of the house। क्वेश्चन आवर के दौरान क्या होता है? प्रश्नकाल कहते हैं उसे। तो उसके दौरान पार्लियामेंट में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो सरकार वाला हो या फिर विपक्ष वाला हो, अपोजिशन वाला, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मंत्रियों को, सरकार को प्रश्न पूछ सकता है कि आपने ये, मेरा रेलवे मिनिस्टर को पूछ सकते हैं कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हमारे गांव में रेलवे नहीं बनी है, तो आपने कब से आप काम शुरू करने वाले हैं वगैरह। तो अलग अलग ऐसे सवाल किए जाते हैं। द कंसर्न मिनिस्टर्स आर सपोज टू गिव सेटिस्फैक्टरी आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। जो भी रिलेटेड मंत्री, अगर रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो रेलवे मंत्री उसका उत्तर देंगे। अगर खर्चा जो है हमारे देश का उससे रिलेटेड है तो फाइनेंस मिनिस्टर जवाब देंगे। अगर हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन मिनिस्टर उसका जवाब देंगे, शिक्षा मंत्री। क्वेश्चन आवर इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ कीपिंग अ चेक ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इस क्वेश्चन आवर के बहाने क्या होता है कि पूरा कंट्रोल रहता है पार्लियामेंट का इस पर, मंत्रिमंडल पर, सरकार पर। ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर मेंबर्स क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड आस्क क्वेश्चंस ऑन वेरियस इश्यूज। तो जो मेंबर्स होते हैं, बाकी मेंबर्स, वो गवर्नमेंट पर निंदा करते हैं, कोई उसका गलत निर्णय है उसको पॉइंट आउट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपने इसका क्या किया, ये काम कहाँ तक हुआ है वगैरह। समटाइम्स when a member is not satisfied with the answer of the minister, arguments take place। कभी कभी क्या होता है, कोई मेंबर जो होता है वो, उसका समाधान नहीं होता, वो सेटिस्फाई नहीं होता मंत्री जी के उत्तर के बाद भी, तो वो प्रति प्रश्न करता है, बाद में फिर दूसरा प्रश्न पूछता है, फिर मंत्री जी उसको दोबारा जवाब देते हैं। तो ऐसे चर्चा होती है, डिबेट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। Occasionally members walk out of the house or enter into the well of the house and give slogans to record their protest। कभी कभी क्या होता है कि जो विपक्ष के लोग होते हैं उनको अगर अच्छा नहीं लगा गवर्नमेंट का कोई निर्णय, तो वो बॉयकॉट करके चले जाते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा में वो कोई भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेते, वो चले जाते हैं बाहर। और या फिर वेल में, यानी सामने जो होती है जगह, आप देख सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा का फोटो, उसमें स्पीकर के सामने, यानी लोकसभापति जहां बैठते हैं उसके सामने थोड़ा नीचे जगह होती है, तो वहां पर उसे वेल कहते हैं। वहां पर आकर घोषणाएं देने लगते हैं विपक्ष के लोग, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला करते हैं, बहुत ज्यादा म्हणजे खूप गोंधळ घालतात आणि काम ही नहीं चलने देते सदन का। सदन कहते हैं हाउस, यानी लोकसभा और राज्यसभा का काम ही नहीं चलने देते विपक्ष वाले लोग, अगर उनको कोई निर्णय पसंद नहीं आया तो। फिर है 0 आवर। ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री सेशंस द पीरियड अराउंड 12 नून इज कॉल्ड 0 आवर। दोपहर के 12 बजे के जो टाइम होता है उसको 0 आवर कहा जाता है पार्लियामेंट्री सेशंस में। ड्यूरिंग दिस पीरियड एनी क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन बी रेज एंड डिस्कस्ड। तो इस काल के दौरान जो है कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस, लोगों के हित का, लोगों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, पूछा जा सकता है और उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। फिर है 4th है नो कॉन्फिडेंस मोशन। दिस इज, ये सबसे बड़ी पावर है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू कीप अ चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने के लिए, उनके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए यह सबसे बेहतरीन तरीका है। क्या होता है इसमें? द गवर्नमेंट स्टेज इन पावर टिल इट एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन लोकसभा। गवर्नमेंट तब तक ही गवर्नमेंट बनी रहती है, सरकार बनी रहती है, पावर में रह सकती है जब तक उसको लोकसभा में मेजॉरिटी है, यानी जब तक
उसके साथ 543 टोटल मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, उसमें से 272 मिनिमम 272 मेंबर्स का जब तक साथ है गवर्नमेंट के साइड में, तभी तक गवर्नमेंट पावर में रह सकती है। अगर ये 7 कम मेंबर्स हो गए तो गवर्नमेंट गिर गई, ऐसा कहते हैं। ये मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया आपको। इफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विदड्रॉ द सपोर्ट इट मे लीड टू लॉस ऑफ मेजोरिटी एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट स्टे इन पावर। देखिए अगर देखिए लोकसभा में टोटल 543 मेंबर्स है, मेजोरिटी है 272। समझ लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी को, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को 272 सीट्स नहीं मिले, तो एक ए पार्टी को 200 सीट्स मिले और बी पार्टी को 80 सीट्स मिले, तो ये क्या करेंगे, ए और बी वाले कहेंगे मैं ए को सपोर्ट करता हूं सरकार बनाने के लिए, तो ए और बी मिलकर कितने होंगे, 280 होंगे, तो ये तो सरकार बना सकते हैं। लेकिन किसी इशू के ऊपर, किसी बात के ऊपर इनका मतभेद हो गया, तो बी वाले कहते हैं हम आपको सपोर्ट निकाल देते हैं आपका, तो क्या होगा, मेजोरिटी फिर कम हो गई, 272 से कम हो गए, सिर्फ 200 हो गए सीट्स, तो क्या होगा, गवर्नमेंट गिर गई। तो जब ये सपोर्ट निकाल लेते हैं दूसरी पार्टी, तो क्या होता है, इसमें लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, यानी हमारा इस सरकार पर भरोसा नहीं है और इसके पास पावर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसके ऊपर इस पॉलिटिकल पार्टी के पास राज्य करने का कोई अधिकार नहीं है, हमें दूसरा इलेक्शंस चाहिए या फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का राज चाहिए, तो उसे कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। द मेंबर्स ऑफ द हाउस कैन मूव अ नो कॉन्फिडेंस मोशन बाय सिंपली एक्सप्रेसिंग वी डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। इफ द मोशन इज पास्ड विद मेजोरिटी सपोर्ट देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। अगर समझ लीजिए लोकसभा में 272 से कम वोट्स मिले सरकार के साइड में, तो जो है वो सरकार गिर जाएगी, ठीक है। और सरकार के साइड में 272 से ज्यादा वोट्स मिलते हैं तो वो सरकार टिकेगी, ठीक है, उसे कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर सरकार नहीं टिकती, गिर जाती है, तो पूरे मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ता है, रेसिग्नेशन देना पड़ता है, इस्तीफा, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री। कैन यू टेल what should be the members of the parliament do to participate effectively in debates and discussions? members of parliament ने क्या करना चाहिए, देखिए क्या करना चाहिए, उन्हें शांतिपूर्वक चर्चाओं में हिस्सा लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, बहुत चिल्लम चल्ली नहीं करनी चाहिए, आरडाओरडा नहीं करायला पाहिजे, गोंधळ नहीं केला पाहिजे, शांतिपूर्वक डिबेट्स और डिस्कशंस में हिस्सा लेना चाहिए, चर्चाओं में चिल्लाना वगैरह, जो अनुशासन है, शिस्त मोडायला नहीं पाहिजे। और लोग जब उन्हें चुनकर भेजते हैं तो उन्हें अच्छे तरीके से हिस्सा लेना चाहिए पार्लियामेंट की डिस्कशंस में, ना कि आवाज करना या बाकी कुछ करना। देयर इज एन एक्सटेंसिव ब्यूरोक्रेसी दैट वर्क्स अंडर द एग्जीक्यूटिव। देखिए ब्यूरोक्रेसी का भी होता है साथ, एग्जीक्यूटिव के नीचे यानी गवर्नमेंट जो होती है उसके नीचे ब्यूरोक्रेसी होती है। ब्यूरोक्रेसी क्या होते है उसके आगे आएंगे उसका चैप्टर, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को कहते हैं नौकरशाह, यानी गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए नौकरशाह होते हैं। यानी जैसे आपको पता होगा IAS ऑफिसर्स होते हैं, IFS ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IRS होते हैं, इंडियन रेलवे सर्विसेज। ये जो ऑफिसर्स उनकी एग्जाम लेकर वो एग्जाम देकर आते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी। वी विल स्टडी दिस ब्यूरोक्रेसी इन द 6th चैप्टर, ये 6ठे चैप्टर में इसके बारे में है। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए।